हेलो एवरीवन, है ना। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स इन वाटर, ठीक। तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of solids in water, ठीक है। तो सबसे पहला केस, अगर डिसोल्यूशन, देखिए डिसॉल्व करने के प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं, तो आपको पता होगा। तो इसमें हम सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1। if dissolution is exothermic, है ना। अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट निकल रही है जब आप सोल्यूट को वाटर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक। तो सोल्यूट प्लस वाटर से बन गया क्या, सॉल्यूशन, और कुछ हीट इवॉल्व हुई। इस डायरेक्शन में जाने पे जो रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, और इस डायरेक्शन में जाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम अभी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है हमेशा, ठीक। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन, तो सल्यूट मिलेगा, है ना। सोल्यूशन कम मिले, मतलब सल्यूट मिल जाएगा हमको, मतलब सल्यूट मिलेगा जितना हम बैकवर्ड जाएंगे, जितना ज्यादा सल्यूट मिलेगा इसका मतलब उतना कम डिसॉल्व हुआ है ना। तो सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, है ना। सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक। क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट होगा रिएक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपको एंडोथर्मिक मिले, है ना, उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, है ना। और इसीलिए, क्योंकि ये तो एक रूल है, मतलब एक लॉ है कि एंडोथर्मिक की तरफ ही शिफ्ट होता है हमेशा, है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बस हमने यहाँ पे देखा, अच्छा एंडोथर्मिक किस तरफ मिल रहा है, इस तरफ, तो बस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इस तरफ हमें सॉल्यूशन मिल रहा है या सोल्यूट मिल रहा है, सोल्यूट मिल रहा है ना। सोल्यूट मिल रहा है, इसका मतलब कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सोल्यूट मिलता जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सोल्यूट मिलेगा हमें, जैसे जैसे सोल्यूट मिलेगा, इसका मतलब सोल्यूट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक। इसके कुछ एग्जांपल्स, ऐसे कुछ सॉल्यूट्स, ऐसे कुछ महारथी लोग जो ऐसा करते हैं, NaKCaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH, ठीक है ना, और Na2CO3, है ना, और जितने भी सल्फेट्स होते हैं वो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक। ये तो हमारा था केस 1 कि जब डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा। जब डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, तो सोल्यूट प्लस वाटर प्लस हीट, ये हमको देगा क्या, सॉल्यूशन, ऐसा है ना। तो क्या हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि एंडोथर्मिक इस डायरेक्शन में जाके होता है, मतलब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये रिएक्शन, मतलब अगर इसको ऐसे देखें तो ये एक्सोथर्मिक है। इक्विलिब्रियम हमेशा, मतलब रिएक्शन हमेशा, इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो सॉल्यूशन ज्यादा मिलेगा ना, ठीक है ना। तो with increase in temperature equilibrium will be shifted forward, hence solubility of such solids
इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ठीक है ना, और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इधर की तरफ वैसे वैसे हमको सोल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक, सॉल्यूट कम होता जाएगा, सोल्यूशन मिलता जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो इन सच केसेस टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, ऐसा होगा। ठीक, अच्छा जो डेल्टा एच होगा डिसोल्यूशन, मतलब डेल्टा एच डिसोल्यूशन मतलब एंथैल्पी, डेल्टा एच डिसोल्यूशन ग्रेटर देन 0 होगा इस केस में। और जो हमारा पिछला वाला केस था, है ना, जिसमें डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक था, है ना, उसमें डेल्टा एच डिसोल्यूशन मतलब एंडोथर्मिक के लिए फॉर एंडोथर्मिक और फॉर एक्सोथर्मिक। For endothermic, delta H dissolution will be greater than 0, and for exothermic, delta H dissolution will be less than 0. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है ना, जो एंडोथर्मिक होते हैं, जिनका मतलब वो सॉल्यूट्स जिनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है, वो कौन कौन से हो गए? शुगर, NaCl, है ना, और KNO3, आई थिंक KNO3 है ना, NaNO3 है ना, NaNO3, अच्छा, और NH4Cl एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। Hygroscopic and deliquescent, hygroscopic and deliquescent substances, ठीक है ना। अच्छा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये दोनों ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं, है ना, ये दोनों ही सब्सटेंसेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक, मतलब एटमॉस्फेयर से भी क्या, कहीं से भी ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस, लेकिन अब दोनों मॉइस्चर दोनों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डिस्टिंक्शन क्या है दोनों में? अब आप ये देखिए, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस मॉइस्चर को लिमिटेड क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, ये थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। और जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता, ठीक। तो इनके कुछ एग्जांपल्स Na2CO3, CuSO4 हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, Na2CO3 है ना, और CuSO4 और Na2SO4 है ना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत लार्ज अमाउंट में करते हैं, ठीक। तो सब्सटेंसेस डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस होती हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स क्या है? NO3- और Cl-, ठीक। आप इसको कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, नकल ऑब्वियसली चीटिंग है ना, तो आप इसको कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, बढ़िया, तो ठीक है। तो अब इसके आपको जितनी भी चीजें दिखेंगी इससे जुड़ी हुई, है ना, जैसे क्या, अब इनसे बने हुए कुछ हम देख लेते हैं। इससे बने हुए जैसे CuNO3 वोल्टवाइज, है ना, और CuCl2, जिसमें आपको ये पकड़ में आ जाए, है ना, वही FeCl3,
जिसमें आपको नकल मिल जाए, वहां पे आप मुंह फाड़ के बोल देना हाँ भाई डेलिक्वेसेंट है। ठीक, अच्छा FeCl3 तो हो गया, और क्या होता है अभी, AlCl3 हम बोल सकते हैं। अच्छा, और MgCl2 भी बोल सकते हैं, है ना। जहां भी आपको ये सब ये मिल जाए आप उसे बोल देंगे मुंह फाड़ के। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम दोनों का ही इफेक्ट पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक, अच्छा इसमें हम क्या काम लेंगे, इक्विलिब्रियम। देखिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां ज्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे CO2 गैस है ना, CO2 गैस जब हम इसको वाटर में डालेंगे, ठीक, तो ये बन जाएगा CO2 एक्वस प्लस हीट, है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा, है ना, प्रेशर जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा, या फिर जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा है। आपको याद होना चाहिए, प्रेशर जितना ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा, है ना। ये आप याद कैसे कर सकते हैं, पद्मा, है ना, P फॉर प्रेशर, D फॉर डेंसिटी, है ना। प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी बढ़ती है। ठीक, तो जैसे ही आप प्रेशर, है ना, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये भी मैं आपको बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। आप देखिए, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये इसकी डेंसिटी बढ़ गई, है ना। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, कंपैरेटिवली इसकी डेंसिटी कम है। ठीक, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी और इक्विलिब्रियम हमेशा ज्यादा डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो जैसे जैसे इक्विलिब्रियम ज्यादा डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होगा वैसे वैसे हमको CO2 एक्वस मिलता जाएगा। जैसे जैसे CO2 एक्वस मिलता जाएगा इसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो डेंसिटी ज्यादा की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है ना। और डेंसिटी ज्यादा कब होती है, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करा, डेंसिटी इंक्रीज हुई, डेंसिटी इंक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ इक्विलिब्रियम का मतलब CO2 एक्वस मिला। CO2 एक्वस मिलने का मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, है ना। तो on increasing pressure equilibrium will be shifted in forward direction. It means solubility of the gas increases with increasing pressure. तो solubility इंक्रीज हो जाएगी गैस की जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, इसका मान लीजिए ये है, आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा ना, ये ऐसे एक्सपेंड होगा, ठीक है ना। ये एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा का मतलब डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, है ना, डेंसिटी कम होगी। तो जैसे जैसे हम फॉरवर्ड जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी कम मिलेगी। तो डेंसिटी कम मिलेगी तो डेंसिटी कम मिलने वाली डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम जाना ही नहीं चाहिए, है
देखिए क्या होगा, अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटी, है ना, डेंसिटी घटी। जैसी डेंसिटी घटी तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हमने बढ़ा रहे हैं, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, तो मतलब पीछे डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, तो जितनी पहले थी उससे कम कर दी हमने तो डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ा के, है ना। तो टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे, इसका उल्टा कर दो, टेम्परेचर कम करो तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, है ना, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा मिलेगा, CO2 एक्वस, CO2 एक्वस जितना ज्यादा मिलेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। तो ऐसा, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ठीक। आपने देखा हो कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, उसको ठंडा क्यों रखा जाता है, जिससे उसमें जो CO2 गैस डिसॉल्व होती है वो डिसॉल्व रहे, है ना, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में गई तो वहां पे आपको मतलब CO2 उसके अंदर से निकल जाएगी, ठीक है, बेसिकली ऐसा होगा। उसको डिसॉल्व रखने के लिए हम टेम्परेचर कम रखते हैं उसका, और बहुत हाई प्रेशर रखते हैं, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी गैस की, है ना, तो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं आराम से। अच्छा, हेनरीज लॉ, अब देखते हैं हेनरीज लॉ। ये भी हमको क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में ही बताते हैं हमको, तो हम इसको हेनरीज लॉ से भी समझ सकते हैं। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरी भाई अंकल क्या बोलते थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना। अब बताओ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम एक्चुअली क्या है, मतलब डिनोट कैसे कर सकते हैं भाई। हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिनोट कर सकते हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से, मोलैरिटी से, मोलैरिटी से, कंसंट्रेशन से, इन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं भाई जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, है ना, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा गैस की, है ना, उसका मतलब वो उतनी ज्यादा डिसॉल्व हुई है ना। तो हम इन सब टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हेनरी अंकल ने हमको बोला था कि जितना ज्यादा प्रेशर, है ना, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा प्रेशर, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा गैस का, है ना। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब सॉल्युबिलिटी जितने ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा, ऐसा हेनरी अंकल ने बोला था, ठीक है ना। भाई सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हमने अभी भी पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि हम इसको कुछ किसी, मैं मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, हम इसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ C डाल सकता था, मैं यहाँ स्मॉल m डाल सकता था, ये कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, मैं कैसे भी इसको लिख सकता हूँ, बस बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स है ना। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं फॉर टाइम बीइंग मैं इसको मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ। प्रेशर ऑफ गैस इज वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा या फिर कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना ज्यादा क्या, सॉल्युबिलिटी, है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी थी वो प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, हमने देखा था, है ना।
तो हम इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना। तो ये यहां से आया बेसिकली। तो हेनरी अंकल के लिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे के एच लगा देंगे जिसे हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, ठीक। ये हेनरी अंकल की याद में, है ना, ऐसा होता है, ठीक। ये होता है के एच, हेनरी कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे के एच की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच। अच्छा, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, ये सब आप नोट कर लीजिए कि यूनिट्स ऑफ के एच आर सेम एज यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। यूनिट्स ऑफ के एच आर सेम एज यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ के एच आर सेम एज यूनिट्स ऑफ प्रेशर। फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच। फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर गिवन डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच, है ना। मतलब ये क्या बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए हमने सॉल्वेंट कांस्टेंट रखा, हमने सॉल्वेंट कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा, है ना। ये सब हमने कांस्टेंट रखी है दोनों चीजें, ठीक। एंड फॉर अ गिवन सॉल्वेंट टेम्परेचर, अब हम इसमें अलग अलग गैसेस डालने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। गैसेस है, ये वेरिएबल है ना। हम कभी कुछ डालते हैं, कभी कोई गैस डालते हैं, कभी कोई गैस डालते हैं। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम फॉर अ गिवन सॉल्वेंट और टेम्परेचर अलग अलग गैसेस डाल के देखेंगे तो उन सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग आएगी, ठीक है ना। और के एच की वैल्यू सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ना गैस की, ठीक है ना, ये गैस की जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी के एच की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए प्रेशर ऑफ गैस, है ना। प्रेशर ऑफ गैस हमने ये लिखा था के एच इंटू क्या एक्स, है ना। इसको हम सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं फॉर टाइम बीइंग, इसको हम सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। तो ये तो हमने कांस्टेंट कर दिया, है ना। जब हमने ये कांस्टेंट कर दिया तो के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक। तो यहां से आ गया। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट मैं बोल देता हूं। अच्छा, किसी गैस के लिए, है ना, हमने कोई गैस कांस्टेंट कर दी, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ठीक। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट चेंज करोगे, है ना, तो वैसे वैसे के एच की वैल्यू भी चेंज करेगी, ठीक। तो सॉल्वेंट को अगर हमने वेरिएबल कर दिया, गैस कांस्टेंट कर दी, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तब भी के एच की वैल्यू चेंज करेगी, है ना। चौथी प्रॉपर्टी क्या, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे के एच भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से के एच इंक्रीज होता है, ठीक। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करोगे के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा, अब एक नोट आप लिख लीजिए कि हेनरीज लॉ तभी एप्लीकेबल है जब सॉल्युबिलिटी, है ना, मतलब पार्शियली सॉल्युबल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है बेसिकली। मतलब जैसे H2, N2, O2, CH4 एटसेट्रा, है ना, जो मतलब पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होती, है ना। और दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन है इसका वो है कि गैसेस डू नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन एनी केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट। ना वो डिसोसिएट होनी चाहिए, ना एसोसिएट होनी चाहिए, ठीक है ना। ना ही उनका कोई केमिकल रिएक्शन होना चाहिए किसी सॉल्वेंट के साथ, है ना। तो ये हेनरीज लॉ के मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम बोल सकते हैं।
ठीक है ना। अच्छा 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 अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ और। अब हमने जो कुछ चीजें पढ़ी हैं उसी से कुछ रिजल्ट्स डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले एक रिजल्ट देखेंगे हम। हमने ये पढ़ा है जितना ज्यादा ये मास है ना, ये m फॉर मास है, मैं डैश लगा देता हूँ इसके ऊपर जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप इसको मोलैरिटी के साथ कंफ्यूज ना करो, मैं इसके ऊपर इसलिए m डैश लगा देता हूँ, ठीक। तो जो मास है ना, जो जो गैस का जो मास डिसॉल्व होता है ना सॉल्वेंट में, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो मतलब बिल्कुल साधारण सी बात है, क्योंकि मोलैरिटी मतलब कुछ भी मतलब कंसंट्रेशन बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, यानी कि उतना ज्यादा मास डिसॉल्व होगा, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m डैश बाई p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो m1 डैश बाई, है ना, m1 डैश बाई m2 डैश इज इक्वल टू p1 डिवाइडेड बाई p2। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक। ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल मतलब इनिशियल मास, फाइनल मास, ठीक, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, ये सब। दूसरा रिजल्ट हम जो लिख सकते हैं वो है क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कंसंट्रेशन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर कंसंट्रेशन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ऐसे ही हम ये भी डिराइव कर सकते हैं C1 बाई C2 इक्वल टू P1 बाई P2। इससे हम ये भी डिराइव कर सकते हैं कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर, इन सब में। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अच्छा, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी। अच्छा, हेनरीज लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस देखिए, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं? अच्छा, हेनरी लॉ 4 कंडीशंस के लिए वैलिड होता है। वैलिड मतलब क्या वो कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर कैन नॉट बी टू हाई, है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कैन नॉट बी टू लो, ठीक। अच्छा, तीसरी लिमिटेशन, गैस can't undergo any chemical reaction with solvent, okay, है ना। और चौथा, गैस cannot undergo any association or dissociation, ये सब कंडीशंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स लेते हैं कुछ, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, KH दिया हुआ है हमको, किसके लिए? N2 के लिए। दिया हुआ ये 10 की पावर 4 ATM, ठीक। अच्छा,
मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज इक्वल टू 0.2, 0.8 ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा कैलकुलेशन। अच्छा, तो हमको कैलकुलेट करना है, आप नोट कर लीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर व्हेन प्रेशर ऑफ एयर इज 5 atm। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर व्हेन प्रेशर ऑफ एयर इज 5 atm, है ना। नंबर ऑफ मोल्स बताने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो डिसॉल्व होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो डिसॉल्व होंगी, है ना, कितने में, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक, प्रेशर दिया हुआ है 5 atm, व्हेन प्रेशर इज 5 atm, ठीक है ना। तो KH of N2 is 10 की पावर 4 atm, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 in air is 0.8, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 dissolved in 1 liter of water when pressure of air is 5 atm। तो ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू डेल्टस लॉ, हम क्या करें, प्रेशर ऑफ N2 निकाल लें। ठीक, प्रेशर ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, ये देखिए। प्रेशर ऑफ N2 हम निकालेंगे डाल्टन्स लॉ से। डाल्टन अंकल ने बोला था, अगर आपको याद हो, कि प्रेशर ऑफ N2 किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ एयर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ एयर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4 atm के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 0.8 इक्वल टू 4 atm। तो ये प्रेशर निकाल लिया हमने नाइट्रोजन का। अच्छा, अब हम इसमें हेनरीज लॉ लगा देते हैं। हेनरी अंकल ने बोला था कि प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू KH फॉर N2, है ना, इनटू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, है ना। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो गया, प्रेशर ऑफ N2 क्या था, 4 इंटू 10 की पावर -4, ये हो जाएगा, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मिल गया अपने को 10 की पावर 4, 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक। अच्छा, 4 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी। तो अब, है ना, ये हमने कहाँ निकाला, बेसिकली ये हमने निकाला कहाँ में, वाटर में। ये हमने वाटर में निकाल लिया, किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मैं इसको लिख देता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ, मतलब बाद में कंफ्यूजन ना हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 डिसॉल्व्ड, है ना, मतलब जो वाटर में डिसॉल्व हुई है उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो अब क्या, अब यहाँ से हम सीधे सीधे क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ सीधे सीधे बिल्कुल निकाल सकते हैं क्या। अब अपने को चाहिए क्या था, सबसे पहले तो अब ये देखो, हमें चाहिए था मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व, है ना। मोल फ्रैक्शन अपने को पता चल गया क्या है N2 का, ठीक। तो यहाँ से हम मोल्स ऑफ N2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मोल्स ऑफ N2, देखिए ये अपने पास आ गया। हम यहाँ से मोल्स ऑफ N2 कैसे निकालेंगे, N ऑफ N2 मतलब मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, है ना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा है मैंने किसके लिए, N2 के लिए। ये किसके बराबर है, 4 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको सब कुछ दिया है। अब तो सब कुछ दिया हो जाएगा, है ना, ये नोन है सब कुछ। अच्छा, एक और अजम्पशन मैं आपको बताया, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा, एक और अजम्पशन हमको लेना पड़ेगा कि, क्योंकि देखिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन
ये बहुत 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 कम है ना, ये बहुत कम होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज मच लेस देन मोल्स ऑफ पानी, है ना, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ पानी को हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ पानी के अप्रोक्सीमेटली बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से हमने ये गायब कर दिया। करने को हम कैलकुलेट कर सकते थे, बट इससे बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए, तो हमने ये मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस अब अपने को ये मिल गया। तो यहां से अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ H2 कितना होता है, 55.5 कितना होता है, 55.5 होता है ना, 55.5 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर, यहाँ से आ जाएगी मोल्स ऑफ H2, ठीक है ना। तो ये असम्पशन याद रखिएगा, इससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। हम अगर क्या बोलते हैं ना भी करते तब भी आ जाता बिल्कुल आता, कूद के आता, बट आसान बनाने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन हमने ऐसा करा। चलिए, बाकी अब आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। बाकी अब हम अगली क्लास में देखेंगे। गुड बाय।